वंस अगेन वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं दानिश फराज ओडिशा आईएएस एकेडमी के बिहाफ में आपके लिए ओपीएससी का क्वेश्चन पेपर एनालिसिस लेकर के आया हूं। और हमने ऑलरेडी आपको 2019 का ओपीएससी का क्वेश्चन पेपर का 20 क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस कर रखा था। आज हम उसके बाद से चलेंगे, देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है आपके 2019 के पेपर में। क्वेश्चन ये है कि भाई खालसा द सोसाइटी ऑफ द प्योर वाज फाउंडेड इन। ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। ये बहुतों को आंसर ऑलरेडी पता होगा। इसका आंसर होगा 1699। और ये किसने किया है बेसिकली हम देखेंगे। 10th गुरु जो है हमारे 10th गुरु गोविंद सिंह, उनके द्वारा ये चीज फाउंड कर दिया गया था। अच्छा, फिर ये 1605 किस बात के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, हम बोलेंगे ये डेथ ऑफ अकबर का यहाँ पे देखने को मिलेगा। साथ ही साथ हम देखेंगे 1627 शिवाजी की पैदाइश का दिन है ये 1627 में, और पुणे में वो पैदा हुए थे। और साथ ही साथ हम देखेंगे कि रायगढ़ में 1680 में शिवाजी की डेथ भी हुई थी। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन याद रखिएगा। प्लस हम देखेंगे ऑप्शन नंबर डी में जो 1707 है, या ये जो है इंपॉर्टेंट है आपको, यहाँ पे औरंगजेब की डेथ हुई थी, याद रखिएगा। और डिक्लाइन ऑफ मुगल भी स्टार्ट यहां से हो चुका था। तो हमने 4 ऑप्शंस में यहाँ पे जो एग्जैक्ट आंसर है वो क्या है 1699 10th गुरु गोविंद सिंह, 1605 में अकबर की डेथ हुई थी, 1627 में शिवाजी पैदा हुए थे पुणे में, प्लस साथ ही साथ 1680 में शिवाजी डेथ किए थे, 1707 में औरंगजेब की डेथ हुई थी। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22। तो मराठा क्लेम ऑफ रेवेन्यू फॉर द प्रोटेक्शन इज कॉल्ड। मराठा रेवेन्यू लिया करता था, कैसा रेवेन्यू, यहाँ पे जिसका आंसर होगा वो चौथ होगा। चौथ क्या होता है, इस सिंपल हिंदी लैंग्वेज में चौथ यानी 1/4 बोलेंगे। तो 1/4 जो है ना वो लिया करता था किससे, अपने एलियन से, मतलब नेबरिंग जो स्टेट है जो उसको, ताकि उस पर वो रेड नहीं करे, ठीक है, उसके लिए चौथ जो लिया करता था 1/4। अच्छा, फिर ये सरदेश मुखी क्या है, सरदेश मुखी जो है ये एडिशनल 10% टैक्स लिया जाता था बाय द मराठास, याद रखिएगा 10% टैक्स। अच्छा, ये जमा क्या है, जमा हम कहते हैं इसको कि असेस्ड रेवेन्यू, इसको इवैल्यूएशन किया जाता था कि भाई कितना हो सकता है, और जो हो जाता था उसको हासिल बोलते हैं। क्या बोल रहा हूं मैं, यहाँ पे मेडिवल पीरियड में, मुगल के वक्त में खास तौर से जमा इसको बोलते हैं असेस्ड रेवेन्यू, यानी इसको हम एक इवैल्यूएशन करते थे कि हम इस जमीन में इतना प्रॉफिट कमा सकते हैं, और जितना कमाते हैं यानी जो हासिल करते हैं उसको हासिल बोलते हैं, याद रखिएगा जमा और हासिल, ठीक है। प्लस अवाब इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ टैक्स ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड, ठीक है। नाउ कमिंग टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है कि बॉम्बे जो आज का मुंबई है, एक्वायर्ड बाय द इंग्लिश ओरिजिनली बिलोंग टू द। ये बड़ा सिंपल सा चीज है कि बॉम्बे जो एक्वायर्ड किया गया था बाय द इंग्लिश, ये किसने किया था, ये सिंपल सा चीज है। इसका आंसर होगा पोर्टुगीज। और आप सभी को पता होना चाहिए, और हर एस्पिरेंट को पता होना चाहिए कि ये दहेज में दिया गया था। वो कैथरीन ब्रिगेंजा और चार्ल्स II के साथ शादी हुई थी, याद रखिएगा, कैथरीन ब्रिगेंजा वेडिंग, ये कार्ड छपा था चार्ल्स II के साथ। बस हम लोग उस शादी में नहीं थे, लेकिन इसमें क्या किया गया कि भैया बॉम्बे ले लो, बॉम्बे दे दिया गया। आज तो कुछ होता नहीं है वैसा। एनीवेज, नाउ कमिंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ हम चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 24 में क्या है ये देख लेते हैं। अब यहां पे है मर्केंटलिस्ट, आप क्वेश्चन एक बार पढ़ लें, अच्छा क्वेश्चन है। मर्केंटलिस्ट, फ्री ट्रेड, मर्केंटाइल, कैपिटलिज्म एंड फाइनेंस इंपीरियलिज्म आर 3 सक्सेसिव फेजेस ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म, ठीक है। अब ये थ्योरी किसने दिया था, अगर हम आंसर की बात करें तो ये थ्योरी, दिस थ्योरी एक्चुअली प्रोपाउंडेड बाय कार्ल मार्क्स। लेकिन इसमें दिया हुआ जो वर्ड है ना उसको समझना भी इंपॉर्टेंट है। ये मर्केंटाइल क्या होता है, याद रखिएगा, जो मर्केंटाइल जो होता है ना, यहाँ पे कोशिश की जाती है कि मैक्सिमम एक्सपोर्ट मिनिमम इंपोर्ट, याद रखिएगा। एक्सपोर्ट ज्यादा से ज्यादा किया जाता था। जैसे हम बोलें कि भाई हमारे इंडिया के अंदर भी जो है मर्केंटाइल फेज था, तो वो 1757 से लेकर के आप देखिएगा 1813 के पीरियड को मर्केंटाइल फेज बोला जाता था। यहां से एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा किया जाता था और इंपोर्ट जो है एकदम ही नहीं किया जाता था नॉर्मली, ठीक है। तो इसको मर्केंटाइल फेज बोलते हैं नॉर्मली, ये कार्ल मार्क्स का दिया हुआ। प्लस दादा भाई नौरोजी को देख लीजिए, दादा भाई नौरोजी हम लोग कह सकते हैं कि भाई ये ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहलाते हैं। साथ ही साथ ये 3 बार करीब आईएनसी के सेशन के प्रेसिडेंट बने हैं, ठीक है। और आरसी दत्त जो है ये भी बुक लिखे हैं, पायनियर ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म। और साथ ही साथ BR अम्बेडकर जो है, ये तो हम कह सकते हैं कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन के जो बनने का जो माई बाप है ये BR अम्बेडकर हैं। प्लस मूक नायक, प्लस हम कहेंगे बहिष्कृत सभा,
ये सारा चीज जो है ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन, ये सारा जो है B.R. अम्बेडकर जी का बनाया हुआ है, ठीक है। नाउ कमिंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन रीजन फॉर द पेजेंट्स टू जॉइन द 1857 रिवॉल्ट। तो यहां पे अगर हम बोलेंगे इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। तो पेजेंट्स का रीजन क्या था 1857 का रिवॉल्ट पे? तो अब 1857 का रिवॉल्ट कोई एक रीजन नहीं था, इसमें हम लोग देखेंगे सोशल रीजन था, पॉलिटिकल रीजन था, इकोनॉमिक रीजन था, प्लस इमीडिएट कॉज था। इमीडिएट कॉज तो सिंपल सा चीज है कि भाई जो कार्ट्रिजेस है, जो कारतूस हुआ करता था ना, वो पिग और काऊ के फैट से बनाया जाता था, और ये एक रिलीजन सेंटिमेंट पे डायरेक्ट अटैक था उस वक्त के लिए, ठीक है। लेकिन इन सब के अलावा हम देखेंगे कि भाई हाई रेवेन्यू डिमांड्स करते थे, ठीक है, सिंपल सा चीज है, और रेवेन्यू पॉलिसीज जो भी वो लाते थे, ठीक है, वो ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉयड ही करता था पूरे कंट्री को, ठीक है। अच्छा, और क्या है, द बेनिफिशियरीज ऑफ द न्यू रेवेन्यू पॉलिसीज वेर आल्सो नॉट सेटिस्फाइड। जो भी वो रेवेन्यू पॉलिसीज लाने की कोशिश करते थे, जैसे 1793 में परमानेंट सेटलमेंट के तौर पे आया, फिर हम देखेंगे रोहतड़ी सेटलमेंट के तौर पे आया, फिर महलवारी के तौर पे आया, बहुत ज्यादा इससे कुछ बेनिफिट नहीं मिलता हुआ दिखाया। ये सब एक रीजन बना था कि पेजेंट्स को 1857 रिवॉल्ट में ज्वाइन करने में, ठीक है। नाउ नेक्स्ट की तरफ हम लोग चलते हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। द ओनली मेजर इंडस्ट्री इन द हैंड्स ऑफ इंडियन कैपिटलिस्ट ड्यूरिंग द लेट 19th सेंचुरी, ठीक है। तो इस वक्त क्या था, ये इसका आंसर होगा कॉटन टेक्सटाइल, ठीक है। जो इंडियन कैपिटलिस्ट के पास जो इंडस्ट्री उस वक्त था वो कॉटन टेक्सटाइल था। अगर कॉटन टेक्सटाइल के बारे में फर्दर इंफॉर्मेशन हम देखें, ये कॉटन टेक्सटाइल सबसे पहले कहाँ पे बना, तो हम देखेंगे फोर्ट ग्लॉस्टर कोलकाता में, ठीक है। ये बनता हुआ दिखेगा आपको, और ये 1818 में है। अच्छा, इसके बाद जूट क्या है, तो हम बोलेंगे कि भाई फर्स्ट जूट मिल जो बना था रिशरा में बना था, बाई ऑकलैंड ने इसको स्टैब्लिश किया था, ये 1855 में ये हुआ था, ठीक है। तो याद रखिएगा फर्स्ट जूट मिल जो रिशरा में बना है हमारा, ठीक है। इसके अलावा आयरन स्टील तो बहुत सारा, जिसमें भिलाई बोकारो जो आयरन स्टील था वो USSR के हेल्प से बना था, ठीक है। इसके अलावा हम देखेंगे कि रौड़किला जो है जर्मनी के इससे बना था, और दुर्गापुर जो है, दुर्गापुर स्टील प्लांट जो है आपको ब्रिटेनियन के हेल्प से मिलकर के बना था। ये सारी इंफॉर्मेशन जो बोल रहा हूँ ना, आप याद रखिएगा। क्या क्या मैं बोला, भिलाई एंड बोकारो, ये आपको सोवियत यूनियन USSR, ठीक है। प्लस और क्या मैं बात किया रौड़किला, ये किसके, ये जर्मन के इसमें। अच्छा, दुर्गापुर स्टील प्लांट ये UK, ठीक है। नाउ ये था क्वेश्चन नंबर 26। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 के ऊपर। द ऑल इंडियन वुमेन्स कॉन्फ्रेंस वाज स्टार्टेड इन 1927 टू, तो बच्चों इसका आंसर होगा टू प्रमोट वुमेन्स एजुकेशन, ठीक है। तो ये तो ठीक है कि भाई ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस जो है ना AIWC, ये आपको 1927 में बन रहा है, किस बात के लिए, टू प्रमोट वुमेन्स एजुकेशन। लेकिन इसको किसने बनाया, तो आप याद रखिएगा मार्गरेट कजिन। क्या याद रखना है आपको इसके बारे में, मार्गरेट कजिन इसको स्टैब्लिश किया था। अच्छा, अब इसकी फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थी, महारानी चिमनाबाई, ठीक है। याद रखिएगा इस चीज को, महारानी चिमनाबाई। ये फर्स्ट प्रेसिडेंट थी। अच्छा, फिर इनकी फर्स्ट सेक्रेटरी कौन थी, कमला देवी चट्टोपाध्याय। अब याद रखिएगा कमला देवी इसकी फर्स्ट सेक्रेटरी रही है, ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशन इसका पूरा हुआ। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। ये देखिए, ये बहुत ही फेमस है INA ट्रायल, जहां पे 3 लोगों को अरेस्ट कर लिया गया था। देखिए किसको अरेस्ट किया गया था, GL ढिल्लन को, प्रेम सहगल को और शहनवाज खान को, ठीक है। तो यहां पे बोला गया है कि who was not included, तो सिंपल सा चीज है, कैप्टन मोहन सिंह, इसका राइट आंसर होगा नॉट इंक्लूडेड, ठीक है। और ये कैप्टन मोहन सिंह किससे जुड़े हुए हैं, कैप्टन मोहन सिंह आपको जुड़े हुए हैं अगेन इंडियन नेशनल आर्मी का जब सेटअप हो रहा था ना, शुरुआती दौर में 2 फेज में INA का सेटअप हुआ था नॉर्मली, ठीक है। तो उस सेटअप में कैप्टन मोहन सिंह मौजूद थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। ये 29 क्वेश्चन कहता है द थ्योरी ऑफ सेंट्रल प्लेसेस वाज प्रोपाउंडेड बाय। अब ये देखिए, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा W. क्रिस्टाइलर, ठीक है। अच्छा, अब ये वेबर फिर क्या करते हैं, वेबर जो है थ्योरी ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन देते हैं। क्या देते हैं, थ्योरी ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, मतलब कहां पे लोकेशन ऐसा होना चाहिए जहां पे इंडस्ट्रीज अच्छा से चले। अच्छा, वॉन थ्यूरेन किस चीज की थ्योरी देते हैं, ये थ्योरी ऑफ एग्रीकल्चर देते हैं, थ्योरी ऑफ एग्रीकल्चर,
मतलब एग्रीकल्चर कहाँ पे हम करें जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है। अच्छा ठीक है, प्लस इसके अलावा हम देखेंगे आइजैड क्या देते हैं, आइजैड देते हैं थ्योरी ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑन इंडस्ट्रियलाइजेशन। ठीक है, तो ये कुछ थ्योरीज है जो आपको याद रखना पड़ेगा। अगेन थ्योरी ऑफ सेंट्रल प्लेसेस जो ये बात करता है पॉपुलेशन के ऊपर कि भाई नंबर, साइज, नंबर और पॉपुलेशन जो है किस तरफ कितना हो रहा है, ठीक है, और उस तरफ कैसे इकोनॉमिक रन किया जा सकता है, उसको बोलते हैं थ्योरी ऑफ सेंट्रल प्लेसेस। तो याद रखिएगा थ्योरी ऑफ सेंट्रल प्लेसेस जो है डब्ल्यू क्रिस्टॉलर ने दिया है। अच्छा, इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन जो हमारा है कि हु इज क्रेडिटेड टू हैव डिस्कवर्ड द वेस्ट इंडीज। ठीक है, हम लोगों ने इंडिया का देखा, ब्राजील का जानते हैं बहुत सारा, यहाँ पे देखेंगे इसका आंसर होगा कोलंबस। तो कोलंबस ने वेस्ट इंडीज का डिस्कवर किया था। फिर हम देखेंगे कैप्टन कुक जो है, ये समझिए ऑस्ट्रेलिया के पास जो तास्मान सी है ना, वहां पर भी वहां पे एक्सप्लोर किए थे तास्मान सी, और ऑस्ट्रेलिया को भी बताए थे नॉर्मली। तो यहाँ पे जो आंसर आपको देखने को मिलेगा बच्चों की भाई वेस्ट इंडीज किसने डिस्कवर किया था, तो उसका आंसर होगा कोलंबस। हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, चलिए, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग जियोलॉजिकल पीरियड्स द वोल्केनिक लावा In which of the following geological periods the volcanic lava flow took place in the Deccan Plateau of India? अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा इंडियन कॉन्टेक्स्ट में। इसका आंसर होगा क्रेटेशियस पीरियड। ठीक है, जियोलॉजिकल टाइम पीरियड जो है आपको समझ के रखना होगा कि भाई कौन कौन सा पीरियड होता है। ठीक है, जैसे कि पैलेजोइक होता है, मेसोजोइक होता है, सेनोजोइक होता है। हम लोग जो सेनोजोइक में खड़े हुए हैं, सेनोजोइक के अंदर भी जाएंगे तो फर्दर देखेंगे टर्शियरी है, क्वाटरनरी है। उसके अंदर फिर हम लोग फर्दर जाएंगे तो प्लेस्टोसीन है, होलोसीन है। हम लोग होलोसीन के अंदर आके खड़े हुए हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आपको मिलेगा क्रेटेशियस, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, नाउ ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन इज एन एग्जांपल ऑफ, तो इसका आंसर होगा ब्लॉक माउंटेन। ठीक है, ब्लॉक माउंटेन इसका एग्जांपल होगा। अब देखिए फोल्ड माउंटेन कैसे बनता है, तो सिंपल सा चीज है, अगर आपको प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जरा भी पता है तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में हम देखेंगे एक क्रस्ट होता है। वो क्रस्ट कैसा होता है, पहले क्रस्ट किसको बोलते हैं इसको भी समझ लीजिए। जैसे हम इसको बात करते हैं, ठीक है, और हम जिस जगह पे खड़े होकर आपको पढ़ा रहे हैं ना, यहाँ पे इसको अभी हम नाम देते हैं लिथोस्फीयर। इस लिथोस्फीयर में होता क्या है, हम देखेंगे हमारे पास एक कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होगा, हम देखेंगे हमारे पास एक ओशनिक क्रस्ट होगा, और साथ ही साथ अपर पार्ट ऑफ द मैंटल, ठीक है, अपर पार्ट ऑफ द मैंटल। तो ये इसको बोलते हैं हम लोग लिथोस्फीयर। अब ये फोल्ड माउंटेन कैसे बनता है, अब ये जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो है ना, ये जब दोनों एक साथ आ करके कन्वर्ज होगा। अब चूंकि दोनों की डेंसिटी जो कम रहती है, इसमें कोई भी एक सबडक्ट नहीं करेगा, जिसके वजह से फोल्ड होगा, स्क्वीज करेगा और उड़ जाएगा, और ये फोल्ड माउंटेन कुछ ऐसा ही बनता हुआ दिखेगा। वॉल्केनिक माउंटेन कैसे बनेगा, आप देखिएगा कि एक ओशनिक क्रस्ट रहेगा और एक कॉन्टिनेंट क्रस्ट रहेगा। तो जब ये आपस में टकराएगा तो ओशनिक क्रस्ट हायर डेंसिटी की वजह से ये सबडक्ट करेगा, और सबडक्ट जहां पे करता है इसको सबडक्शन जोन बोलते हैं। साथ ही साथ इसको बेनियोफ जोन भी कहते हैं, हम लोग बेनियोफ जोन कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे टेम्परेचर प्रेशर हाई हो करके यहाँ पे इस कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के ऊपर में जो है मैग्मा पहले नीचे से ऊपर जाएगा, फिर लावा निकल के ऊपर में बहुत टाइम में कूलिंग होगा, सॉलिडिफिकेशन होगा, कंडेंसेशन होगा, सारा कुछ होने के बाद यहाँ पे एक माउंटेन की शक्ल में आपको देखने को मिलेगा। तो वोल्केनिक माउंटेन कुछ ऐसा ही बनता है हमको। ठीक है, नाउ कमिंग टुवर्ड्स नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ओशन हैज द हाईएस्ट एवरेज सैलिनिटी। अगर हम हाईएस्ट एवरेज सैलिनिटी की बात करेंगे तो यहाँ पे एक्चुअली में ये वैरी भी करता है रीजन पर रीजन, लेकिन ओवरऑल जनरल हम बात करेंगे तो यहाँ पे इसका आंसर होगा अटलांटिक ओशन। अब सैलिनिटी का मतलब क्या होता है, आप समझिएगा कि 1000 ग्राम पानी में, यानी 1 किलोग्राम पानी में कितना नमक होगा। ठीक है, क्या बोल रहा हूं मैं, 1000 ग्राम यानी 1 kg पानी में कितना नमक होगा, दैट इज योर सैलिनिटी। ठीक है, अब सैलिनिटी क्यों होता है, इसका बहुत सारा रीजन है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करेंगे कि अगर कहीं पे एवोपरेशन होता है, ठीक है, कोई पानी यहाँ पे जमा हुआ है और कहीं पे एवोपरेशन होता है, तो जहाँ पे एवोपरेशन बहुत ज़्यादा होगा ना, तो नमक नीचे से ऊपर आ जाएगा, तो वो जगह पे सलाइन हो जाता है। प्लस सैलिनिटी डिक्रीज भी होता है। वो कैसे होता है, अगर कहीं पे फ्रेश वाटर जाके मिल रहा है, ठीक है, फ्रेश वाटर अगर मिल रहा है तो वहाँ पे सैलिनिटी कम हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर हम बात करें कि ये हमारा इंडियन पेनिनसुला है, और ये है हमारा बे ऑफ बंगाल, और ये है हमारा अरेबियन सी। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि भैया किस जगह की सैलिनिटी ज़्यादा है, किस जगह की कम है, तो हम देखेंगे कि भाई बे ऑफ बंगाल की सैलिनिटी कम है इन कंपैरिजन टू अरेबियन सी। क्यों, क्योंकि ज्यादातर जो पानी है ना, जो फ्रेश वाटर जो है हमारा आकर के बे ऑफ बंगाल में ड्रेन करता है, तो यहां की सैलिनिटी होगी, ऐसा नहीं है कि नहीं होगी, लेकिन जब हम कंपेयर करेंगे ना तो बे ऑफ बंगाल की सैलिनिटी कम रहेगी इन कंपैरिजन विद अरेबियन सी के मुकाबले। ठीक है, तो दिस इज इंफॉर्मेशन अबाउट द सैलिनिटी। नाउ
अच्छा, प्लस अगर आप इसको अरेंज करेंगे कि भैया कौन सबसे बड़ा है, तो इसका सिंपल सा आंसर होगा पैसा। याद रखिएगा, पैसा, पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, सदर्न ओशन, ठीक है, ऐसे ही पैसा करके याद रखिएगा। ये इसका लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट तक का ये इंफॉर्मेशन है, ठीक है। कमिंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बात करता है विच ऑफ द फॉलोइंग ओशन करंट्स इज ऑल्सो नोन एज द स्पेसिफिक वेदर करंट, ठीक है। तो इसका याद रखिएगा, इसको बोलते हैं हम लोग एल नीनो। और एल नीनो एक स्पेशल फेनोमेनन है जो कि वार्म ओशन करंट होता है। अब ये होता क्या है ना कि रिवर्स होता है, अब ये रिवर्स होता है, ठीक है। प्लस ये सारा जो है ना आपको ओशनिक करंट ही मिलेगा, लेकिन एल नीनो से हम देखेंगे स्पेसिफिक हमारा मॉनसून ना ब्रेक हो जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट हम चले क्वेश्चन की तरफ कि भाई क्वेश्चन नंबर 35 क्या है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एटमॉस्फेरिक लेयर्स ओजोन गैस इज कंसेंट्रेटेड। अब ओजोन गैस बड़ा सिंपल सा है, ये मान लीजिए हमारा अर्थ एक प्यारा सा गोला है, इसके ऊपर जो पहला लेयर जो बनता है वो है ट्रोपोस्फियर, उसके बाद जो लेयर बनता है वो है स्ट्रेटोस्फियर, ठीक है। तो आप देखेंगे कि इस स्ट्रेटोस्फियर में एक और लेयर है यहाँ पे हमारे पास जिसको हम कहते हैं ओजोनोस्फेयर। अब इसका काम क्या रहता है, ये सन रेज का जो यूवी रेज होता है ना उसको रोकता है नॉर्मली, ठीक है। तो याद रखिएगा ये इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा स्ट्रेटोस्फियर में। नाउ विच टाइप ऑफ फार्मिंग इज प्रिवलेंट इन साउथ बंगाल ऑफ इंडिया, इसका आंसर होगा ट्रक फार्मिंग, ट्रक फार्मिंग। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्रेटेस्ट शिपिंग कैनल ऑफ द वर्ल्ड, ये तो बड़ा फेमस क्वेश्चन है, अब पुराना क्वेश्चन है, इसको हम लोग आंसर क्या करेंगे, सुएज कैनल इसका आंसर नाम करेंगे। अच्छा, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच। तो इसका आंसर समझने से पहले ये समझना होगा क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा मैच नहीं है, इसका मतलब 3 क्वेश्चन का आंसर आपको एक्स्ट्रा आपको मिलने वाला है। मतलब इसका आंसर होगा बर्मिंघम, बर्मिंघम शिप बिल्डिंग लिखा हुआ, तो ये बर्मिंघम में शिप बिल्डिंग नहीं होता है, ठीक है। लेकिन याद रखना है कि जोहानिसबर्ग में गोल्ड माइनिंग होता है, मैग्नीटोगोर्स्क में आयरन स्टील का काम होता है, प्लस डेट्रॉइट में ऑटोमोबाइल्स का काम होता है। तो फिर ये बर्मिंघम में क्या होता है, तो हम देखेंगे बर्मिंघम में आप कुछ मेटल वर्क्स आपको फेमस वहां पे मिलेगा आपको, ठीक है, कुछ मेटल वर्क्स मिलेगा, कुछ वुड वर्क मिलेगा, फेमस मिलेगा, ठीक है। तो ये याद रखिएगा शिप बिल्डिंग यहाँ पे का आंसर नहीं होगा, मतलब इसका आंसर शिप बिल्डिंग ही वाला होगा क्योंकि ये बर्मिंघम में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 39। अब ये क्वेश्चन नंबर 39 अगेन पूछ रहा है आपसे कि भाई विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच। तो आप देख लीजिए कौन सा मैच नहीं कर रहा है, बड़ा ही आसान क्वेश्चन ये वाला है। तो मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, हम सबको पता है कि भाई मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, आगरा तो कोई लॉजिक ही नहीं बनता यहाँ पे, ठीक है। तो याद रखिएगा ये इसका आंसर होना चाहिए अहमदाबाद, एक्चुअल आंसर होना चाहिए यहाँ पे मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कौन है, अहमदाबाद, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आगरा है इसलिए इसका आंसर यही वाला होगा। तो बॉस्टन ऑफ द ईस्ट यहाँ पे अगेन अहमदाबाद है। कैपिटल ऑफ कॉटन टेक्सटाइल अगेन यहाँ पे मुंबई मिलेगा आंसर। इलेक्ट्रॉनिक सिटी यहाँ पे आंसर आपको बैंगलोर दिखता हुआ मिलेगा, ठीक है। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स हैज द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ शुगर मिल्स, ठीक है, इसका आंसर आपको मिलेगा महाराष्ट्र मिलेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो क्वेश्चन नंबर 41 है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि भैया शिवा समुद्रम हाइडल प्रोजेक्ट कहाँ लोकेटेड है, तो इसका आंसर होगा कावेरी। अच्छा, फिर महानदी में क्या है, हम देखेंगे हीराकुड मिलेगा आपको। गोदावरी में क्या है, आपको मिलेगा पोलावरम प्रोजेक्ट मिलेगा आपको, और साथ ही साथ जैकवाड़ी भी मिलेगा जो जापान के असिस्टेंट से बना है, ठीक है। और कृष्णा में क्या मिलेगा आपको, आप कृष्णा में देखिएगा नागार्जुना सागर प्रोजेक्ट आपको वहां पे देखने को मिलेगा, ठीक है। नाउ कमिंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, द जीप एंड कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड इज लोकेटेड एट, ये कहाँ लोकेटेड है बाबूजी, ये लोकेटेड है आपको मुंबई में, ये लोकेटेड है आपको मुंबई में, ठीक है। अच्छा, ये JNC और KC ने मिलकर के इसको बनाया, एस्टैब्लिश किया था, 1945 के करीब बनाया गया था। ये इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बस याद रखिएगा उस वक्त जो महिंद्रा न्यूज़ में था इसलिए वो वहाँ पे उस वक्त पूछा गया था। नाउ अब कुछ पॉलिटी से क्वेश्चन है, इंडिया बोरोड द आइडिया ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसका आंसर बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, 2019 का पेपर है इसलिए वो ऐसा क्वेश्चन पूछा जा रहा था। अब के वक्त में और ज्यादा टिपिकल क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसका आंसर आपको मिलेगा आयरलैंड से यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अच्छा, तो फिर वाइमार रिपब्लिक ऑफ जर्मनी से क्या मिलता है, तो इसमें हमको देखने को मिलता है कि भाई सस्पेंशन ऑफ इमरजेंसी, याद रखिएगा जो इमरजेंसी के वक्त में जो सस्पेंशन होता है फंडामेंटल राइट्स का, ठीक है, वो चीज आपको
यहाँ पे देखने को मिलेगा। और ये चीज कहाँ एग्जैक्टली लिखा हुआ है, या लिखा हुआ आर्टिकल 358 के अंदर। अच्छा, फिर साउथ अफ्रीका से क्या लिया गया है? साउथ अफ्रीका से लिया गया है प्रोसीजर ऑफ द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो हम लोग आर्टिकल 368 की बात करते हैं, और ये पार्ट 20 में ये चीज मेंशन किया गया है। ठीक है, नाउ कमिंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट एनीमोर? इसमें से कौन सा फंडामेंटल राइट नहीं है? ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, बहुत आराम से सोच करके बात कर सकते हैं। देखिएगा, राइट टू प्रॉपर्टी पहले ही लिखा हुआ है यहाँ पे, तो आज के डेट में राइट टू प्रॉपर्टी जो है ना, ये फंडामेंटल राइट नहीं है। ठीक है, ये कहां चला गया? ये चला गया आपको आर्टिकल 300A में चला गया है। बाकी देखिए, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ये आपको मिलेगा आर्टिकल 32 में, बोलते हैं हम लोग। राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द कंट्री, ये आपको आर्टिकल 19 के अंदर मिलेगा। अगेन, राइट टू असेंबल पीसफुली, ये भी आपको आर्टिकल 19 में देखने को मिलेगा। अब आर्टिकल 19 आपको याद करना बहुत आसान है, आपको क्लॉज बाय क्लॉज याद करना पड़ेगा। जैसे कि 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए जो है, इसके अंदर क्या बोला जा रहा है? पहले बोला जा रहा है कि भाई फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ठीक है, ये क्लॉज ए हो गया। अब बी में क्या होगा? अब हम स्पीच एंड एक्सप्रेशन बोलेंगे तो कहां पे बोलेंगे? एक असेंबली में बोलेंगे। तो हम कह सकते हैं कि राइट टू असेंबल पीसफुली जो है ना, ये 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी भी ये चीज मेंशन है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको याद करना पड़ेगा। नाउ कमिंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, कि किस पार्ट में कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट दिया गया है? बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, और इसको आंसर होगा डीपीएसपी में आपको वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट दिया गया। डीपीएसपी स्टार्ट कहां से होता है? आप देखिएगा, आर्टिकल 36 से स्टार्ट होगा और 51 में जाकर के इसको खत्म करेंगे। ठीक है, प्लस प्रीएम्बल यहाँ पे दिया हुआ है। प्रीएम्बल अब तक कितनी बार अमेंड हो चुका है? तो हम बोलेंगे भैया एक ही बार अमेंड हुआ है। क्या क्या ऐड हुआ है उसके अंदर? तो हम बोलेंगे उसके अंदर सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी वहां पे ऐड किया गया है। ठीक है, प्लस फंडामेंटल राइट्स कहां पे मिलेगा आपको? ये आपको पार्ट 3 में नजर आएगा। फंडामेंटल राइट्स आपको कहां पे देखने को मिलेगा? ये पार्ट 3 में नजर आएगा आपको, और ये आर्टिकल 12 से लेकर के आर्टिकल 35 तक यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, नाउ हेडिंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। तो देखो बच्चों, ये क्वेश्चन बड़ा ही आसान है, इसलिए आराम से करते हुए चलना। क्वेश्चन नंबर 46 पूछ रहा है आपसे कि भैया फ्रीडम ऑफ रिलीजन गारंटेड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन कहां पे लिखा हुआ? बड़ा सिंपल सा है, ये आर्टिकल 25 से 28 में लिखा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे 12, 19 को लॉजिक ही नहीं बनता है। ठीक है, आर्टिकल 12 बात करता है डेफिनेशन ऑफ स्टेट की, आर्टिकल 13 बात करता है आपको कि अगर प्री कॉन्स्टिट्यूशन हो या पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन हो, उसमें अगर लॉ बनाते वक्त जो है फंडामेंटल राइट्स का वॉलेशन होगा, तब उसको हम नल एंड वॉइड कहलाएंगे। 13 बड़ा ही लंबा है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसके लिए आपको हमारे क्लास में जुड़ना पड़ेगा इस चीज को समझने के लिए। नाउ हेडिंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन कि भाई फंडामेंटल राइट्स कहां पे लिखा हुआ है? बस बड़ा सिंपल सा है, ये पार्ट 3 में लिखा हुआ है। पार्ट 1 में क्या है? यूनियन स्टेट्स के बारे में है। पार्ट 3 जो है फंडामेंटल राइट्स के बारे में है। पार्ट 4 जो है डीपीएसपी के बारे में है। और पार्ट 5 जो है आपको किसके बारे में लिखा हुआ है? ये याद रखिएगा, यूनियन के बारे में लिखा हुआ है। अच्छा, पार्ट 5 में सिर्फ इतना ही पढ़ना है? नहीं सर, इतना नहीं पढ़ना। तो क्या पढ़ना है? पार्ट 5 के अंदर 5 सब चैप्टर है, याद रखिएगा। पार्ट 5 में 5, पार्ट 6 में 6। इसको याद करने का तरीका क्या है? आप इसको याद कीजिएगा, ईपीएल जेसी याद रखिएगा। जैसे हम लोग आर्टिकल 14 में पढ़ा करते हैं कि भाई इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, तो बस उसी चीज को यहां पे लिख दिया हूं मैं। तो ये क्या है? ये चैप्टर 1 है, ये है चैप्टर 2, ये है चैप्टर 3, ये है चैप्टर 4, ये है चैप्टर 5। किसमें? पार्ट 5 के अंदर क्या है? एग्जीक्यूटिव है, यहाँ पे प्रेसिडेंट का पावर मिलेगा, लेजिस्लेटिव का यहाँ पे बात होगी, यहाँ पे जुडिशरी की बात होगी, यहाँ पे कैग की बात होगी। ठीक है, नाउ हेडिंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, द गांधीयन प्रिंसिपल्स और फिलॉसफी हैव बीन इनुमरेटेड इन द। तो गांधीयन प्रिंसिपल्स और फिलॉसफीज कहाँ लिखा हुआ है? बड़ा ही प्यारा सवाल है, ये आपको डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर लिखा हुआ मिलेगा। बहुत जगह आप देखिएगा, जैसे कि एनिमल हस्बेंड्री की बात लिखी हुई है आपको 48 के अंदर, आपको कॉटेज इंडस्ट्रीज की बात मिलेगी आपको। ये सब गांधीयन फिलॉसफीज है, आप पढ़ेंगे डिटेल्स में तो आपको बड़ा मजा आएगा। ठीक है, नाउ फंडामेंटल राइट्स के बारे में हम लोग सब कुछ जानते ही हैं, याद रखिएगा फंडामेंटल राइट्स जस्टिफिएबल इन नेचर है, मतलब अगर फंडामेंटल राइट्स वॉलेट होता है ना तो आप कोर्ट में जा सकते हैं। लेकिन डीपीएसपी का अगर कुछ भी चीज नहीं मिलता है ना तो आप कोर्ट में नहीं जा सकते हैं, इसलिए इसको नॉन जस्टिसेबल बोला जाता है। लेकिन ये फंडामेंटल फॉर द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री है। ये बात कहां लिखी हुई है? ये बात लिखी हुई है आर्टिकल 37 के अंदर, याद रखिएगा। ठीक है, नाउ फंडामेंटल ड्यूटीज, अब भाई जहां पे राइट्स है वहां पे हम लोगों की भी तो कुछ फरीजा होगा ना, हमारी भी तो कुछ ड्यूटी होगी। तो ये चीज जो है आर्टिकल 51A में लिखा हुआ है, और ये टोटल आज के डेट में 11 है, जो लेटेस्ट ऐड हुआ है 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002 के जरिए एजुकेशन के ऊपर ऐड किया गया है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 49 क्या बात कर रहा है कि भाई
विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ बिल्स इज प्रेजेंटेड टू द पार्लियामेंट अलोंग विद द बजट। ठीक है, तो बजट में क्या क्या हमको बिल वहां पे पेश किया जाता है, तो हम देखेंगे क्या कॉन्टीजेंसी बिल है, नहीं बिल्कुल भी नहीं। डायरेक्ट टैक्स बिल है, बिल्कुल भी नहीं। फाइनेंस बिल, कॉन्टीजेंसी, ये देखिए वर्ड बड़ा इजी एलिमिनेट कर दिया। कॉन्टीजेंसी बिल बिल्कुल नहीं होगा, ये बिल्कुल नहीं होगा। ये है फाइनेंस बिल एंड एप्रोप्रिएशन बिल। ठीक है, तो आप देखिएगा ये एप्रोप्रिएशन बिल जो है ना, ये आर्टिकल 114 में बात होता है। ये है क्या आर्टिकल 114? अब याद रखिएगा, जब निर्मला सीतारमण जी जब बजट पेश करती है ना, तो उस बिल के ऊपर ना 2 महीना लगता है उसको पास होने में। ठीक है, अच्छा वो बिल में क्या होता है, वो डिमांड फॉर ग्रांट्स होता है। ठीक है, डिमांड करते हैं कि भाई हमको ये चीज चाहिए। अब उस हर डिमांड पे वोटिंग होता है। ठीक है, अब वोट जो होने के बाद जब फिक्स हो जाता है कि हाँ हमको इस साल बजट के लिए 1 साल चलाने के लिए देश को इतना XYZ अमाउंट्स ऑफ मनी हमको चाहिए, तो अब वो पैसा निकालने के लिए एक बिल लेके आते हैं, उसको बोलते हैं हम एप्रोप्रिएशन बिल, जो आर्टिकल 114 में है। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जो पैसा निकाला जाता है ना, वो हम देखेंगे एप्रोप्रिएशन बिल के थ्रू इसको लेके आया जाता है। ठीक है, तो ये है आर्टिकल 114 की बात हो रही है यहाँ पे। नाउ विच अमंग द फॉलोइंग इज द मिडिल यूनिट ऑफ द 3 tier पंचायती राज सिस्टम। तो 3 tier पंचायती राज सिस्टम है, हम देखेंगे यहाँ पे नीचे में होगा ग्राम पंचायत, यहाँ पे होगा पंचायत समिति, यहाँ पे देखेंगे हम जिला परिषद। तो यहाँ पे पूछ रहा है आपसे कि भाई मिडिल यूनिट कौन सा है, तो सिंपल सा है, इसका आंसर होगा पंचायत समिति। फिर ये ग्राम सभा क्या है, याद रखिएगा ग्राम सभा इस टियर के बाहर है। ठीक है, ग्राम सभा। अब ये ग्राम सभा किसको बोलते हैं, ये आर्टिकल 243 के अंदर आपको देखने को मिलेगा कि जो भी एल्डर्स हैं, एल्डर्स मतलब जो 18 ईयर्स के जो ऊपर है, जो 18 साल से ऊपर जो भी गांव में जितने भी लोग हैं, वो ग्राम सभा ये मेंबर कहलाते हैं। ठीक है, और यही ग्राम सभा जो है चुनते हैं ग्राम पंचायत के लिए। ठीक है, तो ग्राम सभा का याद रखिएगा, ये 243 में यहाँ पे आपको मिलेगा। और मिडिल यूनिट जो इसका है पंचायती राज सिस्टम है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51 क्या बात कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 51 पूछ रहे हैं कि भाई कहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड है। यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44 में है, और आर्टिकल 44 जो है आपको DPSP में, यानी इसका आंसर अगर हम बात करें, इसको मैं क्लियर कर देता हूं, इसकी आंसर की हम बात करें तो इसका आंसर होगा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज में। ठीक है, आज हमारा कुछ टारगेट इतना ही था कि हम 25, 26 से लेकर के 51 क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। आपको नेक्स्ट जो है फिर आपको जल्द से जल्द मिलने वाला है, और हमारी कोशिश यही रहेगी कि एग्जाम से पहले टोटल PYQ जो है हम आपको एनालिसिस करके दें। ठीक है, तब तक के लिए आप बने रहिए, पढ़ते रहिए, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर OPSC एग्जाम। थैंक यू।